यहाँ स्टार्ट होता है हमारे पास अगला लेक्चर जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेस पर, और ये कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए होता है। किसी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए लगाया जाता है कूलाम्स लॉ। ये आपके पास दो चार्जेस हैं, एक का नाम है Q1 और एक का नाम है Q2। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R। या तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर लाइक चार्जेस हुए, या फिर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अगर अनलाइक चार्जेस हुए, यानी एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ। चाहे वो रिपेल करें दोनों चार्ज, चाहे अट्रैक्ट करें, दोनों चार्ज हमेशा एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे। पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा पहले पर भी लगाएगा। यानी कूलाम्स का ये जो लॉ है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। वैलिड किस पर है ये? पॉइंट चार्जेस पर वैलिड है। इस बात का स्टेटमेंट मतलब ये है कि जो फोर्सेस का रेशियो है वो हमेशा ही 1:1 रहेगा, भले ही चार्जेस का रेशियो 1:1 हो या फिर चार्जेस का रेशियो 1:1 ना हो। फोर्सेस का रेशियो हमेशा ही 1:1 रहेगा। अब अगर दोनों चार्ज के बीच में एयर या वैक्यूम को हम कंसिडर कर लें, तो जो भी इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q1 Q2 के और इनवर्स हुआ R स्क्वायर के। तो इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोल लो, इसे सेकंड इक्वेशन बोल लो, दोनों को मिला दो। तो मिलाने पर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ है उसको हटा करके हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया K। ऐसा करने से हमारे पास जो फॉर्मूला बन करके आया वो आया बन करके F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलाम्स लॉ बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। जो लॉ आया है निकल के उस पूरे लॉ के अंदर अगर आप चेक करो तो F किसके इनवर्स जा रहा है? R स्क्वायर के। इसलिए कूलाम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। दिस दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब अगर हम F का 1/r स्क्वायर के साथ ग्राफ खींचे तो डेफिनेट सी बात है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? 1/r स्क्वायर के। तो ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर ये लाइन ऊपर जा रही है तो ऐसा तभी है जब दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये लाइन स्ट्रेट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ऐसा तभी होगा जब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 हो। फॉर्मूले के अंदर हमने जो ये K लगाया है ये K कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम के अंदर एयर या वैक्यूम को कंसिडर करके इसके की वैल्यू होती है, एसआई सिस्टम और एयर या वैक्यूम मान करके होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया निकल करके वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो हमने सिंबल यहां इस्तेमाल कर रखा है इस सिंबल को प्रोनाउंस किया जाता है एप्सिलॉन। जीरो लगा दिया तो एप्सिलॉन नॉट बोल लो या एप्सिलॉन जीरो बोल सकते हैं, ये सिंबल को बोला जाता है। अब ये जो एप्सिलॉन जीरो है इसमें इस एप्सिलॉन का अपना खुद का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट है कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू होती है। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये आपको फ्रंट पेज पर गिवन मिलेगी। इनिशियली आपको इसको याद भी रखना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास पूरा फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो किसमें निकाला है? एयर या वैक्यूम में। तो एफ के नीचे अगर मैं कहीं पर ए लिख दूं तो ए का मतलब होगा जो जो फॉर्मूला निकाला गया है वो किसके लिए है? एयर या वैक्यूम के लिए। साथ ही साथ अब इस फॉर्मूले को अगर गौर से देखें तो एफ किसके इनवर्स आ रहा है? आर स्क्वायर के। इससे ये बात समझ में आ जाती है कि अगर दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को हम बढ़ा दें, आर क्या है? उन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन। अगर इस आर की वैल्यू को हम बढ़ा दें तो नेचुरल है कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। और अगर आर की वैल्यू को कम कर दें, यानी दोनों चार्ज को पास पास ले आए, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को तेजी से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी आर की वैल्यू को कम करने पर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और आर की वैल्यू को बढ़ाने पर फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है कि हमने दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, नया सेपरेशन, उसको पुराने के कंपैरेटिव डबल कर दिया है। यानी R2 की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी है 2 टाइम्स ऑफ R1। और हमसे पूछा जा रहा है बताइए नया फोर्स कितना हो जाएगा, यानी कि हमको निकालनी है क्वेश्चन में F2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इस वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि एफ इनवर्स आ रहा है आर स्क्वायर के, तो हम बोल सकते हैं F1/F2 का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो होगा R2/R1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो R2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमको 2 टाइम्स ऑफ R1 दे रखी है। तो R2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ R1 दे रखी है। इसमें R2 की जगह आप हटा करके 2 टाइम्स ऑफ R1 पुट कर दीजिए। R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो F1/F2 का रेशियो कितना आ गया? 4 के इक्वल। और हमको निकालनी है F2 की वैल्यू। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? F1/4। यानी कि अगर दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को हम डबल कर दें तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स पुराने के कंपैरेटिव कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। अगर यानी कि अगर पहले फोर्स 40 न्यूटन का लग रहा था एयर या वैक्यूम में, और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हमने दुगना कर दिया, तो जो नया फोर्स हो गया वो उस फोर्स का 1/4 हो गया। यानी कि नेट फोर्स कितना रह गया? मात्र 10 न्यूटन का। केस 2 मैंने लिया इन मीडियम। इन मीडियम एक्सेप्ट कर दिया एयर या वैक्यूम। यानी कि अब हम ये मान के काम कर रहे हैं कि दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, लेकिन वो मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गिलास हो सकता है, वाटर हो सकता है, माइका हो सकता है, मेटल हो सकता है। ये वो सारे मीडियम है जो कि दोनों चार्ज के बीच में कंसिडर करे जा सकते हैं एयर या वैक्यूम को छोड़ करके। तो मीडियम के अंदर जो नया फोर्स होगा, मीडियम के अंदर जो नया फोर्स होगा, उस नए फोर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया तुमने एफएम से। मीडियम के अंदर दोनों चार्जेस के बीच में जो नया फोर्स है उस नए फोर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया तुमने एफएम से। और मीडियम के लिए आपने अब की बार इस्तेमाल कर लिया एप्साइलन, केवल और केवल एप्साइलन, जिसके नीचे आपने जीरो नहीं लगाया, केवल एप्साइलन लिख के छोड़ दिया। और इस एप्साइलन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे ग्लास के लिए कुछ और, माइका के लिए कुछ और, वाटर के लिए कुछ और, मेटल के लिए कुछ और, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जबकि एयर के लिए वैल्यू बताई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो मीडियम के अंदर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका फॉर्मूला बन करके आ गया 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2/R²। ये फॉर्मूला किस में आया? दो चार्जेस के बीच में जब आपने क्या कंसिडर किया? कोई मीडियम एक्सेप्ट एयर या वैक्यूम।
अब ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन की वैल्यू खुद की क्या होती है, किसी भी मीडियम के लिए कैसे निकाली जाती है, तो निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है इसका, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो लगाते हैं एयर या वैक्यूम के लिए, जिसकी वैल्यू बताइए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या है, ये है एप्सिलॉन आर, जिसकी वैल्यू ग्लास के लिए, मेटल के लिए, वाटर के लिए अलग अलग होती है। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 81, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट, माइका के लिए कुछ और, अलग अलग मीडियम के लिए कुछ और। चाहे कोई भी मीडियम हो, खास बात ये याद रखनी है कि इसकी वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होती है। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल केवल एयर या वैक्यूम के लिए होती है। बाकी कोई भी मीडियम हुआ एक्सेप्ट एयर या वैक्यूम, इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो अगर हम इनमें से कोई भी मीडियम कंसीडर करते हैं, उसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और उसमें मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट का कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू। वो एप्सिलॉन की वैल्यू हम उठा के इसमें रख दें, तो मीडियम के लिए मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन इतना लंबा काम हम करेंगे नहीं, हम इसे और आसान कर लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन का फॉर्मूला बताया है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका अगर फॉर्मूला बनाए तो बनेगा फॉर्मूला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स अगर आपको मीडियम में निकालना हो दो चार्जेस के बीच में, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया है, एफ एम इज इक्वल टू, एम का मतलब मीडियम, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन को यहां से आप हटा करके लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी का अपना खुद का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला। क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती है। इस एप्सिलॉन आर को ही बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। के का मतलब, कैपिटल के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर आप उसको एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर के लिए आपको फॉर्मूला बताया कि एप्सिलॉन आर का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिफाइन करने का क्या तरीका है, तो एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो आप बोल सकते हैं एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, या फिर फ्री स्पेस। एयर या वैक्यूम को हटा के शॉर्ट में फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये एक रेशियो है। तो एप्सिलॉन के लिए था ये वाला फॉर्मूला। अब हमने जो मीडियम के अंदर फोर्स निकाला है, वो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, तो वो फोर्स का फॉर्मूला था एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो मीडियम के अंदर फॉर्मूला आया है निकल करके, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट जो कि पिंक कलर से मार्क्ड है ऑलरेडी, इतने पार्ट अगर देखा जाए तो ये तो वही फॉर्मूला है जो कि हमने किस में निकाला था, एयर में। हमने एयर में जो फॉर्मूला निकाला था वो तो यही निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एफ एम के लिए फॉर्मूला एक नया और बना लेंगे, वो उसको हम लिख देंगे एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला बहुत शॉर्ट हो गया एफ एम का, एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इसको एप्सिलॉन आर भी हटा दो यहाँ से, इसकी जगह इस्तेमाल कर लो कैपिटल के, क्योंकि इसको हम कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मीडियम के अंदर फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, एफ ए अपॉन के। ये फॉर्मूला आ गया मीडियम के अंदर फोर्स निकालने का, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन के। के का मतलब क्या है यहाँ पर, के को हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी नाम है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर नाम इसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉट इट। अब अगर
एप्सिलॉन आर का मतलब मैंने बताया के। तो अगर हम के के लिए फॉर्मूला निकालें तो के के लिए फॉर्मूला खुद का क्या बन करके आएगा, एफ ए अपॉन एफ एम। के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका कि अपना खुद का फॉर्मूला बन करके आएगा एफ ए अपॉन एफ एम। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन मीडियम, इसका रेशियो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्योंकि ये फोर्स का रेशियो है और रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं है, इसी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है। यानी कि मीडियम के अंदर जब भी हमको फोर्स निकालना हो तो फोर्स निकालने के लिए मीडियम के अंदर एयर में जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो हमारा मीडियम के अंदर फोर्स का आंसर आ जाएगा। अब ये जो के होता है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है एयर या वैक्यूम के लिए। बाकी किसी भी मीडियम के लिए, कोई भी मीडियम हो, के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। जैसे वाटर के लिए के की वैल्यू 81 होती है, मेटल्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक मीडियम है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है। दो चार्जेस जब एयर के अंदर रखे हुए तो उनके बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अगर हम उन दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा मीडियम डाल दें जिसके कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, तो बताइए नया फोर्स कितना हो जाएगा मीडियम में। तो अगर आपको नया फोर्स निकालना है तो जितना भी फोर्स आपने एयर में निकाला है उसको आप के से डिवाइड कर दीजिए। एयर में फोर्स है 100 न्यूटन का और के की वैल्यू है 5, इससे आप कैंसिल आउट करिए तो आंसर कितना आ गया, 20 न्यूटन। यानी एयर में जो फोर्स, जो मीडियम के अंदर फोर्स आया निकल के, वो एयर के कंपैरेटिव कितना रह गया, 20 न्यूटन रह गया, यानी कि कम हो गया। इससे ये बात आ गई समझ में कि मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स हमेशा एयर के कंपैरेटिव कम हो जाता है, ज्यादा कभी नहीं होता। यानी एफएम की वैल्यू कभी भी एफ ए से ग्रेटर नहीं होगी, एफएम की वैल्यू हमेशा एफ ए से कम होगी क्योंकि के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा, एफ ए की जो वैल्यू है वो हमेशा एफ ए से कम होगी। जैसे कि 40 न्यूटन का फोर्स एयर में है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 10 दे रखी है, तो नया फोर्स एयर में कितना आ गया निकल करके 40 न्यूटन। यानी एयर में कितना आ गया, एयर में है 40 न्यूटन, के की वैल्यू 10 है, तो मीडियम के अंदर रह गया फोर्स कितना, 4 न्यूटन का। यानी कि मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू हमेशा एयर से कम होती है, ज्यादा कभी नहीं होती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बराबर हो सकती है, ऐसा तभी होगा जब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो एफ एम और एफ ए दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी।